आप ये नहीं देख रहे हो कि जिसे आप भारतीय संस्कृत बोल रहे हो वो वास्तव में पिछले 500-700 साल की गुलामी, गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। तो आपकी आज की जो संस्कृत है जिसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार में धर्म या अध्यात्म नहीं है। आपकी संस्कृत के आधार में गरीबी, गुलामी और अशिक्षा है। और ये कितने ज़्यादा अफसोस की बात है, त्रासद बात है कि आप ऐसी ही संस्कृत को बचाए रखना चाहते हैं। और आपने कहा एक जगह है जहाँ पर महिलाएं खूब पाई जाती हैं, कहाँ पर? बाजार में। वो भी उन्हें आपकी संस्कृत ने ही सिखाया कि महिलाएं पुरुष के भोग की वस्तु है, पहली बात। दूसरा, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती है। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की चीज़ें वो खरीदने पहुंच जाती है। ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाएं ही तो खरीद रही है। ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ? यहाँ पे जो सवाल है, पिछले 1.5 साल से आपको सुन रहा हूँ, काफ़ी स्पष्टता आई है और बहुत स्पष्टता मिली है। उसके लिए आपको और आपकी संस्था का दिल से आभार। तो मेरे घर की औरतों से संबंधित ये सवाल है। अपने घर की महिलाओं को मैंने देखा है और ये अनुभव किया है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है और कई तरह की बीमारियों की शिकार हुई है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की रुचि कम और बाजार के क्षेत्र में उनकी रुचि अधिक रहती। ये सब अंधविश्वास भी खूब मानती हैं। वो देखता हूँ तो तकलीफ़ होती है कि हम कहाँ पीछे रह गए। मेरा सवाल है कि बेटियों की कंडीशनिंग हमने ऐसी क्यों करी है? तो आप थोड़ा जानकार हो गए हो, आपने थोड़ा पढ़ लिख लिया है, तो आप कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। कंडीशनिंग शब्द जो है वो एक उलाहना की तरह होता है, वो नकारात्मक शब्द है। और ये बात आदमी जब एक तल पर पहुंच जाता है ना, तो ही समझ पाता है कि मन की जो सामग्री है, मन किसको कीमत देता है, किसको सच भी मान लेता है, वो सारी सामग्री सिर्फ कंडीशनिंग है। तो पढ़ने, सुनने, देखने के कारण आपका मन एक तल पर पहुंच गया है। तो आप कह पा रहे हो कि हमारी भारतीय महिलाएं कंडीशन संस्कारित हैं। आप किसी आम आदमी से पूछोगे तो वो महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है उसके लिए कंडीशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता और यहीं पर सारा खेल बर्बाद हो रहा है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी महिलाएं कंडीशन संस्कारित है, वो कहेंगे हमारी महिलाएं कल्चर्ड, सांस्कृतिक है। ये तो हमारी संस्कृत है ना। तो बस यही है उत्तर। मतलब कि हम अपनी महिलाओं को संस्कृत के नाम पे उन्हें कुछ भी करने से रोकते हैं। जैसे कभी खेल में जाना हुआ तो कहते हैं कि हमारे यहाँ की संस्कृत है कि महिलाएं खेल में भाग नहीं लेती हैं या महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। तो ये संस्कृत के नाम पे महिलाओं को कंडीशन किया जाता है। पहली बात, आपके पास सच्ची धार्मिकता नहीं है। दूसरी बात, आपके पास संस्कृत के नाम पर अपसंस्कृत है। मतलब जिसे आप संस्कृत कहते हैं वो अपसंस्कृत होता है, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में। और पहली बात और दूसरी बात का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संस्कृत, सत संस्कृत तभी होती है, अच्छी संस्कृत, सत संस्कृत का मतलब होता है अच्छी संस्कृत। तो अच्छी संस्कृत, सच्ची संस्कृत तभी होती है जब उस संस्कृत का आधार धर्म हो। और धर्म क्या होता है? सिर्फ सत्य, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं होता। तो जिस संस्कृत में धर्म नहीं होता, सत्य नहीं होता, वो संस्कृत संस्कृत नहीं होती है। और हम उसी के नाम पे खुद भी फंसे रहते हैं और अपनी महिलाओं को भी फंसा के रखते हैं। तो हमारी संस्कृत का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृत का आधार परंपरा है। हमने परंपरा को माने अतीत में जो कुछ चल रहा था, हमने उसको ही संस्कृत बना लिया है और हमारी महिलाएं उसी संस्कृत को जी रही हैं। और इसीलिए हमारी महिलाएं जी कम रही हैं, मर ज़्यादा रही हैं। वो जी भी रही होती है तो वैसे ही जैसे अभी आपने वर्णित किया, बीमार है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अज्ञानी है, अंधविश्वासों से भरी हुई हैं, डरी हुई हैं, वो उनकी हालत है। मतलब आज भी महिलाएं अंधविश्वास में ज़्यादा रहती हैं। लेकिन एक बात आप देखिएगा, आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सम्मान खूब पाएंगी। सामाजिक रूप से उन्हें सम्मानित किया जाएगा ये कहकर कि देखो कितनी अच्छी महिला है, घर में ही रहती है, बाहर का कुछ जानती नहीं, पति की सेवा करती है, बच्चों का पोषण करती है, यही तो कहा जाएगा ना। जो महिला आश्रित है पुरुष पर वो सम्मान की पात्र होती है, इसको हम कहते हैं, यही तो हमारी महान भारतीय संस्कृति है। आप एक आम आदमी से पूछिए, वो ज़्यादा सम्मान गृहिणी को ही देता है बजाय कामकाजी महिला के।
ये बात है कि नहीं है। मैं मेट्रोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनसंख्या के उस 2-4% तबके की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ लिख गया है, जो थोड़ा जागृत हो गया है, या कि जो आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। देखिए, 2 ही वर्ग होते हैं जो हमारी अपसंस्कृत के पार जा पाते हैं, या तो वो जो खूब पढ़ लिख गए या फिर वो जो आध्यात्मिक हो गए। जो पढ़ लिख जाते हैं वो अपना अलग तरीके की संस्कृत बना लेते हैं, और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो जान जाता है कि जिसको आप संस्कृत कहते हो वो आधारहीन है, वो अध्यात्महीन है, इसके वो पालन करने योग्य नहीं है, इसलिए वो पालन करने योग्य नहीं है। तो जिसको आप अपनी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृत कहते हैं, उसका सबसे बड़ा और भारी खामियाजा हमारी महिलाओं ने ही तो भुगता है। हम बोला भी तो करते हैं कि संस्कृत को बचाने का और बनाए रखने का दारोमदार महिलाओं पर होता है, तो महिलाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही तो संस्कृत की वाहिका है। और क्या है तुम्हारी संस्कृत? वही जो तुम देख रहे हो, जिसका आपने अभी वर्णन करा है। घर में पड़ी रहो, ना पढ़ो ना लिखो ना दुनिया देखो, पति की सेवा करो। यही तो हमारा आदर्श भारतीय नारी है ना, यही तो हमारी आदर्श भारतीय नारी है। पति की सेवा करो, पति के माँ बाप की भी सेवा करो, बच्चों की भी सेवा करो। आप तो झटका ही खा जाएंगे, आपको कोई महिला मिल जाए जिसको आप बहुत दिनों से जानते रहे हो आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में, और आपको एक दिन वो मिल जाए टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर और हाथ में बैडमिंटन या टेनिस का रैकेट लेकर दौड़ती हुई जा रही हो कि मैं तो खेलने जा रही हूँ। आपका दिल टूट जाएगा। आप कहेंगे अरे आज भारतीय संस्कृत बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, कितना बुरा समय आ गया है। घर की देखभाल करने की जगह, बच्चे पालने की जगह, पति के पाँव मींजने की जगह, सास के बाल धोने की जगह ये रैकेट उठाकर सड़क पर कूदने निकल पड़ी है। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा कि अब ये इस उम्र में सड़क पर कूदेंगी, ऐसे ही ताना मारा जाएगा। यही तो तुम्हारी भारतीय संस्कृत है। और कितने अफसोस की बात है कि इस संस्कृत का समर्थन भी सबसे ज़्यादा औरतें ही करती हैं, क्योंकि ये संस्कृत उन्हें घर की 4 दीवारों की सुविधा दे देती है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जिसे आप भारतीय संस्कृत बोल रहे हो वो वास्तव में पिछले 500-700 साल की गुलामी, गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। आपको पिछले 500-700 साल से संस्कृत निकली है, वो भी गड़बड़ ही संस्कृत होगी। भाई, आज आप उस संस्कृत का पालन तो कर नहीं रहे जो आज से 2000 साल पहले थी। 2000 साल पहले आज से भारत में बहुत खुली हुई संस्कृति थी। तब महिलाओं का अलग स्थान था और महिलाओं के जबरदस्त अधिकार थे और महिलाएं बहुत मुक्त जीवन जीती थी। लेकिन आप उस संस्कृत की तो बात ही नहीं करते, वो संस्कृत तो बहुत पीछे छूट गई। आप आज जब कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृत, तो आप किस संस्कृत की बात कर रहे हो? यही पिछले 200-400 सालों की। भारत में 200-400 सालों में क्या रहा है? मैं 3 चीज़ें कहा करता हूँ, गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। ठीक बोल रहा हूँ, बिल्कुल। साथ में कुपोषण भी जोड़ दो, लेकिन पहले ही कुपोषण गरीबी में शामिल है। गरीबी, गुलामी, अशिक्षा। तो आपकी आज की जो संस्कृत है जिसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार में धर्म या अध्यात्म नहीं है। आपकी संस्कृति के आधार में गरीबी, गुलामी और अशिक्षा है। और ये कितने ज़्यादा अफसोस की बात है, त्रासद बात है कि आप ऐसी ही संस्कृत को बचाए रखना चाहते हो। ऐसी संस्कृति जो उठी ही गुलामी से रही है, आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो। आप अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले आप अन्य बाहरी आक्रांताओं के गुलाम थे। वहाँ से आ रही है आपकी आज की संस्कृति, और आप कहते हो यही तो हमारी अपनी गौरवशाली संस्कृति है। ये आपकी अपनी कैसे हो गई? ये तो आपके ऊपर आक्रांताओं और अंग्रेजों ने ला दी है, गरीबी ने ला दी है, आपके अज्ञान ने ला दी है। ये आपकी अपनी कहाँ से हो गई? आपकी अपनी संस्कृति तो वो हो जो आपके अपने अध्यात्म से उठती हो, पर आपने आध्यात्मिक ग्रंथ तो आपने कभी पढ़े ही नहीं, तो आपको अपनी संस्कृत का कुछ पता नहीं। आप एक विचित्र सी गरीबी को, पंचमेली खिचड़ी संस्कृत को कह रहे हो अपनी संस्कृत। आपकी संस्कृत क्या है आज? यही बिल्कुल कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये है आपकी संस्कृति। आपको पता भी नहीं है कि आप जिसको अपनी संस्कृत कहते हो उसमें से कितने तत्व तो अंग्रेजों ने दिए हैं। विक्टोरियन मॉडलिटी है वो, बस कितने तत्व उसमें गुलामों ने दे दिए हैं। पर
आप बोलते हैं कितने तत्व उसमें मुगलों ने दे दिए हैं, पर आप बोलते हो ये हमारी महान भारतीय और हिंदू संस्कृति है। आप जिसे अपनी संस्कृत बोलते हो, मुझे बताओ उस संस्कृत को आपके अपने ग्रंथ वैलिडेट मान्य करते हैं क्या? उस संस्कृत का प्रमाण आपको अपने ग्रंथों में मिलता है कहीं? और आपके मूर्धन्य ग्रंथ है वेद और आपका केंद्रीय दर्शन है वेदांत। मुझे बताइए वेद और वेदांत में वो संस्कृत कहाँ है जिसका आज आप पालन कर रहे हो? क्यों इसको अपनी संस्कृत बोलते हो? क्यों अपनी ही महिलाओं पर इतना अत्याचार करते हो? और अत्याचार ऐसे ही नहीं होता कि उनको डंडा लेकर मारा जाए, तुम उन्हें जीवन की तमाम संभावनाओं से वंचित कर दो। ये कोई छोटा अत्याचार है? बोलो। शिक्षा का स्तर आज भी महिलाओं में कम है और नई लड़कियां तो फिर भी थोड़ा सौभाग्य रखती हैं कि उनको अच्छा पढ़ने को मिल जाता है। दुनिया देख लेती है, थोड़ा सा ही जैसे पीछे जाओ, माओ की उम्र में पहुंच जाओ तो वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। फिर चूंकि आपकी संस्कृति इस बात को कोई महत्व, कोई सम्मान देती ही नहीं है कि लड़कियां भी जीवन के तमाम क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, खेल कूद सकती हैं। अभी तो मैंने बात करी थी कि वो टेनिस खेलने जा रही है, इसी पर लोगों की भ्रुकुटियाँ तन जाएंगी। अगर वो कहीं स्विमिंग करने जा रही हो माता जी, तब तो वो सीधे सीधे मुझे लगता है बदचलन ही कहला जाएगी। देखो जरा, बनवारी की अम्मा को अब बिकनी पहनकर पानी में कूदेगी, ऐसा ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना। और आपने कहा एक जगह है जहाँ पर महिलाएं खूब पाई जाती हैं, कहाँ पर? बाजार में। वो भी उन्हें आपकी संस्कृति ने ही सिखाया कि महिलाएं पुरुष के भोग की वस्तु है, पहली बात। दूसरा, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती है। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की चीज़ें वो खरीदने पहुंच जाती है। ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाएं ही तो खरीद रही है। सोचो तो, क्रिकेट बैट और चाहे बैडमिंटन रैकेट हो, वो 99% पुरुष खरीद रहे हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीज़ें जितनी है वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये है हमारी संस्कृति, और कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब महिलाएं फिर भी बच गई, नहीं तो यही संस्कृत अभी कुछ ही दशकों पहले तक महिलाओं से कहती थी बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो बाल मुडवा लो, सफ़ेद साड़ी पहनकर रहो। विधवा विवाह जैसी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लड़की ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? कितनी ही महिलाएं गाँवों कस्बों में मर गई, और आज भी ऐसा होता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि उनके ऊपर ये शर्त है कि लेडी डॉक्टर को ही दिखाना है। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी अपना चेकअप मेल डॉक्टर से नहीं करा सकती, घर वाले फप्तियाँ कसेंगे। और ये सब कुछ आप कह रहे हो भारतीयता के नाम पर। ये सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृत को ही बनाए रखना है तो फिर इन सब को भी बचाए रखो, इनको क्यों नहीं बचाते? अध्यात्म कहता है जीवन का एक ही लक्ष्य है, बोध मुक्ति। बोध और मुक्ति और दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है मुक्ति तक पहुंचना। तो संस्कृत, सही संस्कृत, सत्संस्कृत वो होगी जो महिला और पुरुष दोनों को मुक्ति की ओर भेजेगी। अगर हमारी संस्कृत अध्यात्म पर आधारित हो तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अपने बंधनों को काटने के पर्याप्त अवसर होंगे। अवसर ही नहीं होंगे, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ऐसे जियो की बंधन काटने हैं। उन्हें इस तरह से संस्कारित किया जाएगा कि वो अपने बंधन काटे। और संस्कारों का फिर यही अर्थ होगा, घर में, विद्यालय में जो संस्कार सिखाए जाएंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि बच्चा या बच्ची अपने भीतर के और बाहर के बंधनों को, अपनी सीमाओं को पहचाने, उनसे लड़े, उनको जीते। ये संस्कृत होगी जो अध्यात्म पर आधारित होगी। पर हमारी संस्कृत अध्यात्म पर आधारित नहीं है। हमारी संस्कृत कहाँ से आ रही है? गुलामी, गरीबी और अशिक्षा से। और ये है कि नहीं, बड़े से बड़े खेद की बात है कि भारत के पास सनातनियों के पास विश्व का उच्चतम दर्शन है, लेकिन हमने उस उच्चतम दर्शन को एक तरफ रख दिया। हमने कहा इस दर्शन पर हम नहीं अपनी संस्कृत खड़ी करेंगे। हम अपनी संस्कृत किस पर खड़ी करेंगे? अपनी परंपरा पर। और परंपरा कहाँ से आ रही है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। ये हमारी संस्कृति के स्तंभ है। और चूंकि ये चीज़ें पीछे से चली आ रही हैं तो हम कहते हैं हमारी महान परंपरा है, हमारे पुरखों ने ऐसा करा, हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इतना ही नहीं, हमने परंपरा को संस्कृत बना लिया और संस्कृत को धर्म।
हम ऐसे जबरदस्त लोग हैं, परंपरा को हम मानते हैं कि परंपरा का ही नाम संस्कृत है, और संस्कृत को हम मानते हैं कि संस्कृत का नाम ही धर्म है। तो अच्छी महिला तो वो है जो घर में सबको खिलाकर के फिर खुद खाती है। नतीजा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुपोषण कहीं ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वो कहलाएगी आदर्श हिंदू महिला, क्योंकि वो सबको खिलाकर तब खुद खाती है, सबका पेट पूरा भर देती है, और घर के पुरुष, और हो सकता है घर के लड़के बच्चे भी एकदम मस्त मुटियल हो, और महिला कुपोषण का शिकार। एनीमिका दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा भारतीय महिलाएं एनीमिक हैं, क्योंकि वो संस्कृत का पालन कर रही हैं। और मुझसे कहा जाता है आप संस्कृत का समर्थन नहीं करते। गलत बात है। मैं कहता हूँ मैं दो में से एक का ही समर्थन कर सकता हूँ, या तो अध्यात्म का समर्थन कर लूँ या संस्कृत का। और तुम्हारी जो संस्कृत है वो अध्यात्म से मेल खाती नहीं। जिस दिन संस्कृत अध्यात्म से मेल खाने लगेगी, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा संस्कृत का समर्थन करने के लिए। और हमारी संस्कृत के कुछ तत्व अभी भी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक है, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। संस्कृत माने क्या होता है? जीने का तरीका। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या मान रहे हो, क्या धारणाएं रख रहे हो, क्या आपकी वेशभूषा है, क्या आपकी भाषा है, संबंधों में किस प्रकार आप एक दूसरे को संबोधित करते हो, ये सब संस्कृत के अंतर्गत आता है। यही संस्कृत है, माने आपकी जिंदगी के तौर तरीकों का नाम संस्कृत होता है, और उसमें आपकी पूजा पद्धति भी शामिल हो जाती है। आप किन तरीकों से पूजा करते हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना संस्कृत। संस्कृत माने जिंदगी, और अगर संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण है तो संस्कृत का आधार, फिर पूछ रहा हूँ, गुलामी, गरीबी और अशिक्षा को बनाओगे या अपने उच्चतम अध्यात्म को बनाओगे? अध्यात्म से हमें कोई लेना देना नहीं। ये जितने घूम रहे हैं संस्कृतवादी, जो बार बार बोलते हैं भारतीय संस्कृत, इनमें से अध्यात्म की दो बात पूछ लो, इन्हें कुछ पता नहीं है। हाँ, संस्कृत के नाम पर इनसे दंगे करवा लो, ये कर देंगे। संस्कृत के नाम पर नारे लगवा लो, लगा देंगे। अध्यात्म पूछ लो, कुछ नहीं जानते। हमारी संस्कृत उत्थान मांग रही है, और संस्कृत के उत्थान की मांग सबसे ज़्यादा महिलाओं को करनी चाहिए। महिलाएं सबसे आगे होनी चाहिए विरोध करने में कि पुरानी सड़ी गली संस्कृत में अब नहीं चलेगी बाबा। हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृत चाहिए, हमें वेदांत आधारित संस्कृत चाहिए, हमें उच्चतर मूल्यों पर आधारित संस्कृत चाहिए। ये पुरानी पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध अशिक्षा से है, अज्ञान से है, मन की संकीर्णता से है, गरीबी से है, मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक गुलामी से है, हमें ये संस्कृत नहीं चाहिए। ये जो संस्कृतिवादी हैं, इनको तो पता भी नहीं कि इनकी संस्कृत के बहुत सारे तत्व वहीं से आ रहे हैं जिनसे ये नफरत करते हैं। हिंदू संस्कृतवादियों को आमतौर पर अन्य धर्मों से बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, चिढ़ते हैं हम संस्कृतवादी लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो गंदे हैं। तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृत का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पर राज करा है खूब। तो उनकी संस्कृत तुम्हारी संस्कृत बन गई है, और उस संस्कृत का अब तुम कहते हो ये मेरी है, और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो कि नहीं हमारी संस्कृत बदल मत देना। उदाहरण के लिए आज भी कम से कम उत्तर भारत के गांव, कस्बे, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है कि ये घूंघट हिंदुस्तान में कहाँ से आ गया। तुम्हें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है। ये घूंघट कहाँ से आ गया? ये इस्लाम से आया है, और इस्लाम से ही ये संस्कृतवादी चिढ़ते हैं। लेकिन इस्लाम ने ही तुमको घूंघट दे दिया है, और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारी घर की महिला घूंघट ना करे, तुम चढ़ जाओगे उस पर, मार दोगे उसको। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के ही थे, उन्होंने अपनी लड़की की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का मामला है, और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पर डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृत की है क्या कि तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जाकर किसी से मिल रही हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही हो, बिल्कुल हो सकता है वो अपनी मर्जी से जैसी ज़िंदगी बिताना चाहती हो, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी, कुछ उल्टा पुल्टा कर रही हो तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृत कहाँ से आई भारत में? ये संस्कृत भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई, और हमने उसको अपनी संस्कृत बना लिया है।
तो मैं कह रहा हूँ कि गुलामी पर आधारित है हमारी ये संस्कृति। और तुर्रा ये है कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहाँ से हो गई भाई, कहाँ से हो गई हिंदू संस्कृति, कैसे? तुम गौर से देखना कि देश के जो हिस्से जितना ज़्यादा विदेशी आक्रमणों की चपेट में आए, वहाँ महिलाओं की उतनी ज़्यादा दुर्दशा है। गौर से देखना, तब समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है। जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हो, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणकारियों का है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय लिंगानुपात समझते हो कि जन्म के समय अगर हम प्रकृति को अपना काम करने दें, यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लगभग 1000 ही लड़कियां पैदा होंगी, ठीक है, या थोड़ा बहुत अलग 1000 लड़कों पर हो सकता है कि 2-4 कम लड़कियां पैदा हो। फिर ये होता है कि लड़कियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, लड़के पैदा होने के बाद ज़्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। धीरे धीरे आगे चलकर ऐसा हो जाता है। अगर प्रकृति को उसका काम करने दें बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि समाज में 1000 पुरुषों पर लगभग 1050 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन जन्म के समय तो लगभग 1000 पर 1000 ही होनी चाहिए। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम, उत्तर प्रदेश, बताओ इन सब में साझी बात क्या है? ये सब आक्रमण की चपेट में आए। जब पश्चिमी दिशा से आक्रमण होता था, चाहे अफगानियों का, मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो ये ही सामने आते थे ना, पंजाब, सिंध, राजस्थान, तब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, वो सब दिल्ली तक भी आते थे। यही वो जगह हैं जहाँ पर आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियां जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के वक्त मार दी जाती है। ये है आपकी संस्कृति, और आप कहते हैं हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। और ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया। काहे भाई, देवियों से घर का ही काम कराओगे क्या? अगर स्त्री को वाकई देवी मानकर पूजते हो तो देवियाँ तो आसमान में उड़ती हैं, अपने घर की देवी को भी आसमान में उड़ने की छूट क्यों नहीं देते? तो ये सब बोलना मत, या कि एक संस्कृत का श्लोक लाकर बता दिया कि ये मत बोलिए कि हमारी संस्कृति महिलाओं का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो अच्छा, तो फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता होगा। यहाँ कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? जितना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भारत में है, उतना कहीं और है। यहाँ फिर घर में कौन से देवता बस रहे होंगे? लेकिन जैसे ही बताओ कि तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात खड़ी कर देंगे, अरे आपने वो फलानी ऋचा नहीं पढ़ी है कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता का वास है। ऋचा से क्या सिद्ध हो जाता है? मैं तो जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ। घरों में देखो क्या चल रहा है। 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जाता है और भरपूर लिया जाता है। ये है संस्कृत आपकी, और आप कह रहे हो संस्कृत बचाओ संस्कृत। क्या तुम गणना कर सकते हो उन लड़कियों की जो पिछले 20 साल में जन्म लेते वक्त ही मार दी गई? करोड़ों में आएगा। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा नहीं है? हिटलर ने भी कितने यहूदी मार दिए थे? कुछ लाख, 60 लाख का आंकड़ा है ना, शायद कितना है, मेरे ख्याल से 60 लाख का ही आंकड़ा है। इतने ही यहूदी मारे थे, अधिक से अधिक। आपने लड़कियां कितनी मार दी? और ये बात हिंदुओं में ही है। बताओ हिंदुओं ने कितनी हिंदू लड़कियां मार दी, और फिर आप बात करते हो कि हिंदू धर्म खतरे में है। सबसे बड़ी जेनसाइड, नरसंहार तो खुद हिंदू कर रहे हैं अपनी महिलाओं के खिलाफ। हिंदू धर्म और किसी बाहर वाले से खतरे में क्या होगा? एक हिंदू लड़की को कोई किसी दूसरे धर्म वाला मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे अरे हिंदू लड़की खतरे में है। और ये जो हिंदू लड़की रोज लाखों में मर रही है अपने ही घर वालों के हाथों, उसको जन्म ही नहीं लेने दे रहे, भ्रूण हत्या कर रहे हो, उसका हिसाब कौन करेगा? चलिए, थोड़ा सा है, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हर चीज़ का ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम अज्ञान से भरे रहेंगे, और दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, और हमारे आसपास हमारे घर में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम सिर्फ अपने ही लड़ाइयों में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी बातों में। जब हमें बड़ी बड़ी बातें पता चलती है ना, तो जो हमारे घर की प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत छोटी समझ में आने लगती है। तो हमें सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो
और ये सब कुछ आपकी संस्कृत में इसलिए है क्योंकि आपकी संस्कृत फिर कह रहा हूँ आपकी अपनी नहीं है, वो गुलामी, गरीबी, अशिक्षा की है। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण करा वो बर्बर कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृत ऐसी थी कि जिनको जीतते थे उनकी महिलाएं उठा ले जाते थे और उनका बलात्कार भी कर लेते थे या उनको दासी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने करा था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इसी तरह करते थे कि जान लगाकर लड़ो और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा होगा। माल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो है ही, जानवर तो है ही, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हैं। तो अगर तुम जीत गए तो जितनी ये सुंदर सुंदर महिलाएं हैं ना, दिल्ली की, पंजाब की, ये सब तुमको मिलेंगी, तो जीतो। तो और वो जान लगाकर लड़ते थे। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह देखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति अपना ली। हमने भी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बताइए, आप इसको अपनी संस्कृति कहना चाहेंगे तो क्यों इस संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हो? भारतीय संस्कृति कैसी थी ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। वहाँ तुमको ऐसी ऐसी महिलाएं मिलेगी कि अगर वो आज हो जाए तो आप उनको जीने ना दो, आप कहो ये गंदी औरत है। द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ, आप जीने दोगे उसको? जल्दी बोलो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, पर यदि द्रौपदी जैसी महिला हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिलाओं के लिए। 5 पति भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात सम्माननीय है, कुछ बिगड़ नहीं गया। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं कि भारतीय संस्कृति ये है कि हर महिला के 5 पति हो, लेकिन जो बात कही जा रही है उसको समझिए। आप पुराने नाटकों में भी देखिए या पुराने साहित्य में देखिए तो वहाँ पर आपको वैदिक काल के महिलाओं की वेशभूषा कैसी पता चलती है। उन्होंने घूंघट कर रखा है, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनती थी, बहुत कम कपड़े पहनती थी और भारत की दृष्टि में बड़ी उदार थी। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, गर्म देश है भाई, उसमें बहुत होती है, उसको इसी में गर्मी बहुत होती है, उसको इसी में ठीक है कि उसको कम कपड़े पहनने हैं। तो हमें क्या करना, पुरुष भी कम कपड़े पहनता है, स्त्री भी कम कपड़े पहनती है, ठीक है। ये रही आपकी संस्कृति और आप इससे बहुत दूर आ चुके हैं। कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहां नारी गृह प्रमुख रही है, जहां नारी के कहने पर बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता और उसी पुरानी संस्कृति के कुछ तत्व बहुत थोड़े बहुत अवशेष के रूप में बचे रह गए। इसलिए ये हो पाया कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष भारत ने दी। मात्र दक्षिण एशिया की बात नहीं है, भारत के बाद श्रीलंका में भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह हुई, पर सबसे पहले भारत में। यूरोप से भी पहले भारत में, अमेरिका में तो आज तक हो ही नहीं पाई। अमेरिका जिसको आप कहते हो सबसे उन्नत और सबसे लिबरल और उदार, वहाँ आज तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो पाई। भारत में इंदिरा गांधी बहुत जल्दी बन गई प्रधानमंत्री। मार्गरेट थैचर भी ब्रिटेन में इंदिरा गांधी के बाद आई। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बन गई। उसकी वजह यही है, भारत की स्मृति में अभी थोड़े बहुत किरण शेष है। थोड़ा सा हमको याद है कि हाँ, महिला सम्मान की पात्र होती है, महिला उच्चतम स्थान की पात्र होती है, लेकिन बस थोड़ी बहुत ही शेष है। अधिकांशतः तो हम सब भुला चुके हैं। अधिकांशतः तो हमारे लिए महिला बस पाँव की जूती है, भोग का साधन है, भोगो उसको और भोगो। आप देखते नहीं हो जो मीडिया है जिसको हम सब कंज्यूम भोग करते हैं, उस मीडिया में भी महिला को कैसे दिखाया जाता है। वो मीडिया में क्या कर रही है, भोग की वस्तु ही तो बनी बैठी है। और ये भारतीय मूल्य नहीं है कि महिला को भोग की वस्तु समझो। भारतीय मूल्य जो भी है उन सबको भारतीय तभी माना जाना चाहिए जब वो वेदांत से उद्भूत हो। और भारतीय मूल्य ये है कि जीवन भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए है। तो महिला को भोग करके पुरुषों को क्या मुक्ति मिल जानी है, और भोग की वस्तु बनाकर महिला को कौन सी मुक्ति मिल जानी है। महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग है, भीतर चेतना तो एक ही है ना। वो चेतना जो दोनों में ही एक समान कराती है और एक समान मांग करती है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। ये भारतीय दर्शन है। इस दर्शन पर आधारित होना चाहिए हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। एक बात और समझिएगा, पुरुषों का भी कल्याण संभव नहीं है अगर महिला बंधक बनी हुई है। महिला और पुरुष आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे कि महिला को दमित रखो और पुरुष आज़ाद हो पाए।
ना महिला अगर गुलाम है तो पुरुष भी गुलाम ही रहेगा। पुरुष को अगर अपनी भी मुक्ति चाहिए तो उसे महिला के मुक्ति के रास्ते खोलने होंगे। समझ में आ रही है कुछ बात? सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो आदर्श भारतीय स्त्री, उनकी छवि एकदम निकालो, एकदम निकालो। अगर अपने आप को भारतीय कहते हो और हिंदू कहते हो तो सनातन ग्रंथ तुम्हारे वेद है और सनातन दर्शन वेदांत है। आदर्श भारतीय स्त्री या आदर्श भारतीय पुरुष या आदर्श सनातनी व्यक्तित्व ही कैसा होना चाहिए, अगर ये जानना है तो वेदांत से पूछो, परंपरा से नहीं। परंपरा नहीं बड़ी हो गई वेदांत से। गीता जी की सुनो, दादाजी की नहीं। एक तरफ गीता जी हैं जो वेदांत का प्रतिनिधित्व करती हैं और दूसरी तरफ दादाजी हैं जो परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों में किसको सुनोगे, गीता जी की या दादाजी की, वेदांत की या परंपरा की? तो दादाजी को एक तरफ रखो और गीता जी की सुननी शुरू करो, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे बात की है उस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतना आसानी से समझ नहीं पाओगे। अगर समझ जाते तो बहुत अच्छी बात होती है ना। चलिए, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।